चलिए तो आज के इस लेक्चर में क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर ऑफ हाइड्रोजन के बारे में, ठीक है ना। वैसे इसके बारे में कल के क्लास में डिस्कस किए थे, लेकिन थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, समझे ना। मतलब वो जो छोटा हुआ पार्ट था उसको डिस्कस कर ही लेते हैं, लेकिन शुरू से स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत आप लोग को डिस्क्रिप्शन दे देते हैं इसका कि क्या होता है न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। जैसे कि कल की क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए थे कि जब भी मान लीजिए कोई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करेंगे, है ना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में क्या होगा आपका जी, दो हाइड्रोजन का एटम रहेगा, समझे ना। तो दोनों का दोनों एटम क्या रहेगा आपका जी, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से क्या रहेगा, बाउंडेड रहेगा, समझे ना। तो हम लोग तो क्या करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं कि एक भेदभाव करते हैं। भेदभाव क्या करते हैं, समझिएगा ध्यान से। भेदभाव क्या होता है, तो क्या करते हैं कि जब भी दो एटम आपस में बॉन्ड बनाता है और बॉन्ड बना करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, तो हम लोग क्या करते हैं जी, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चर्चा करते हैं किसके बारे में जी, इलेक्ट्रॉन के बारे में। करते हैं कि नहीं करते हैं चर्चा जी, कि कैसे उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, नहीं था प्रेजेंट। लेकिन आज हम लोग करने वाले हैं, आज बिल्कुल भेदभाव नहीं करेंगे। आज हम लोग करने वाले हैं किसके बारे में चर्चा जी, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा तो करेंगे ही, साथ साथ न्यूक्लियस के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं, समझे ना। जैसे आपको दो हाइड्रोजन एटम होगा, वो दोनों का दोनों हाइड्रोजन आपस में ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग करके क्या करता है, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो देखिए हाइड्रोजन का टाइप जो होता है ना आपका जी, जैसे मतलब कहने का सेंस जितना भी आपका H2 मॉलिक्यूल होगा, सब में बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या होगा, एक जैसा होगा, समझे ना बात। सब में आपको इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या होगा, एक जैसा होगा। मतलब दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिल करके और अपोजिट स्पिन के साथ मिल करके वो क्या करेगा आपका जी, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अगर इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखेंगे जी हम लोग, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कैसे रहेगा आपका जी, ये रहा मान लीजिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, बिल्कुल अपोजिट स्पिन के साथ रहेगा। कोई दिक्कत है किसी को भी, बिल्कुल क्या होगा आपका जी, अपोजिट स्पिन के साथ रहेगा, इस प्रकार से रहेगा, समझे ना। तो हम लोग इस तरीके का चर्चा कर रखे हैं। लेकिन अब देखिएगा जी, हम लोग क्या करने वाले हैं, न्यूक्लियस का चर्चा करने वाले हैं, समझे ना, न्यूक्लियस का। अब जैसे दो एटम है, हाइड्रोजन एटम है, इन दोनों का आपस में न्यूक्लियस भी तो होगा ना जी। तो न्यूक्लियस जो होगा आपका जी, जैसे कि एक न्यूक्लियस को मतलब एक आपका क्या हुआ, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को हम लोग ये मान लेते हैं, समझे बात। और दूसरे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को क्या मानते हैं जी, हम लोग ये मान लेते हैं। अब देखिए ध्यान से जी, तो इस न्यूक्लियस के पास भी क्या होता है, रोटेशन होता है अपने ही एक्सिस पे। जैसे कि इलेक्ट्रॉन के पास रोटेशन होता है ना जी, अपने एक्सिस पे भी रोटेशन होता है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में भी रोटेशन होता है, ये सब लोग जानते हैं जी। उसी तरीके से न्यूक्लियस का क्या होता है ना, अपने ही एक्सिस पे क्या होता है, रोटेशन होता है। अब इसको ऐसे समझिए कि जैसे अर्थ क्या होता है ना आपका जी, सन के सराउंडिंग में घूमता है, घूमता है कि नहीं घूमता है जी, है ना। तो अर्थ अपने एक्सिस पे भी आपका घूमते हुए घूमता है आपका सन के सराउंडिंग में, और उसी तरीके से सन भी क्या करता है, अपने एक्सिस पे क्या करता है, रोटेट करता है। तो वैसा ही कुछ आपको अरेंजमेंट क्या होगा इस केस में मिलता है कि मतलब इलेक्ट्रॉन तो घूमता ही न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, साथ साथ न्यूक्लियस भी क्या होता है, अपने एक्सिस पे क्या करता है, वो घूमता है, रोटेट करता है, समझे ना। तो देखिए ये है क्या, हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस, ये भी हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है। ये क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल है, ये समझे बात ना जी, है ना। ये भी क्या है आपका हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है, और ये भी क्या हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है। अब ये भी क्या आपका जी, H2 मॉलिक्यूल है। तो अब ध्यान से देखिएगा जी, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें आपको दोनों न्यूक्लियस का स्पिनिंग सेम डायरेक्शन में, स्पिनिंग कहने का सेंस क्या, रोटेशन सेम डायरेक्शन में, मतलब दोनों अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा, मतलब एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा भी क्लॉकवाइज होगा। और दूसरे का देख सकते हैं आपका जी, एक का क्लॉकवाइज होगा मान लीजिए, है ना, वैसे एंटी क्लॉकवाइज है, तो दूसरे का क्या होगा आपका जी, क्लॉकवाइज होगा। कोई दिक्कत है किसी को भी, मतलब क्या होगा कि दोनों का रोटेशन क्या होगा, आपको अपोजिट में होगा एक, और एक क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। तो जिस आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दोनों आपको न्यूक्लियस का रोटेशन जो होगा ना, वो सेम डायरेक्शन में होगा, उसको हम लोग नाम देते हैं क्या जी, ऑर्थो हाइड्रोजन, समझे बात ना जी, है ना। और जिसमें न्यूक्लियस का रोटेशन क्या होगा आपका जी, अपोजिट में होगा, जैसे एक का एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरे का क्लॉकवाइज है, इसको क्या बोलते हैं जी, पारा हाइड्रोजन। कोई दिक्कत है किसी को भी, मतलब ये किस बेसिस पे है जी, तो ये है न्यूक्लियर के स्पिन के बेसिस पर, मतलब न्यूक्लियस के रोटेशन के बेसिस पे आपका ये है आपको आइसोमर। कोई दिक्कत किसी को भी, ठीक है ना। अब सब लोग ध्यान से देखिएगा, ये दो आपको डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिल गया, समझे ना। लेकिन ध्यान रखें इन बातों को कि इन दोनों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में आपको इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में कोई भी डिफरेंसेस नहीं मिलेगा। मतलब आपको इसका बॉन्ड जो है ना, बिल्कुल क्या होगा, एक जैसा ही मिलेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी एक जैसा मिलेगा। बस न्यूक्लियस का जो आपका स्पिनिंग है ना, वो आपको क्या अलग अलग डायरेक्शन में मिल गया। कोई दिक्कत है किसी को भी। अब चलिए हम लोग ऑर्डिनरी देखेंगे कि ऑर्डिनरी कौन सा आपका इन दोनों में से कौन सा फॉर्म ज़्यादा देखने को मिलता है, समझे बात ना जी, है ना। किसका क्या स्टेबिलिटी होता है, किस कंडीशन में मिलता है, वो सब कुछ हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है ना। तो सारा का सारा पॉइंट्स ऊपर लिखा हुआ है, आप लोग इसको नोट
नोट कर लीजिएगा, समझे ना। ये सारा का सारा पॉइंट्स है, मैं जितना ही बात बताया हूँ सारा का सारा पॉइंट्स इसमें अवेलेबल है, देख सकते हैं आपका जी। आइसोटोप्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एटम्स, ठीक है ना, ऑफ द सेम एलिमेंट, बट दे कैन नॉट गिव राइज टू डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म इन द एलिमेंट्री स्टेट on account of contrary in allotropes. Different structural forms in the elementary state must originated from the difference in bonding patterns of the extranuclear atoms. ये कहने extranuclear electrons, ये कहने का सेंस क्या आपका जी, आइसोटोप्स जो होता है ना, आइसोटोप्स है ना, और एलोट्रॉप्स, इन दोनों का जो जिक्र करेंगे तो एलोट्रॉप्स के केस में क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या होता है ना आपका जी, वो अलग अलग होता है। क्या समझे, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या होता है आपका जी, अलग अलग होता है। लेकिन आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या होता है, एक जैसा होता है। आइसोटोप्स कहने का सेंस क्या होता है आपका जी, तो आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम रहेगा, प्रोटॉन का संख्या सेम रहेगा, न्यूट्रॉन का संख्या अलग रहेगा जी का। एलोट्रॉप्स में क्या होता है, एलोट्रॉप्स में भी ये चीज़ होता है, न्यूट्रॉन का संख्या सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, समझे ना। बट यहाँ पे वहाँ पे क्या होता है ना, एलोट्रॉप्स के केस में क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे कि डायमंड, कार्बन का जैसे एलोट्रॉप्स जानते हैं ना, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बकमिस्टर फुलेरिन हो गया, हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते जी, C60। तो अब इन तीनों के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इन तीनों का स्ट्रक्चर में काफ़ी डिफरेंसेस होता है। डायमंड का टेट्राहेड्रल होता है जी, जानते हैं सब लोग ने जी, टेट्राहेड्रल होता है, जॉइंट स्ट्रक्चर बनता है। ग्रेफाइट का क्या होता है जी, प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है, बिल्कुल हेक्सागन टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, आप लोग को याद होगा, क्लास 10 में पढ़े होंगे। बकमिस्टर फ्लिंट का फुटबॉल के शेप का आपको स्ट्रक्चर बनता है, समझे ना जी, जिसमें क्या होगा आपका जी, छोटा छोटा करके रिंग बनता है उसमें, है कि नहीं जी। ये सब हम लोग क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं क्या, इलेक्ट्रॉप्स के केस में। तो इलेक्ट्रॉप्स के केस में क्या था कि सारे के सारे केसेस में क्या था, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या था, अलग अलग था। लेकिन आइसोटोप्स में क्या होता है आपका जी, आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या होता है, एक जैसा होता है। इसलिए यहाँ पे आपको ऑर्थो एंड पारा फॉर्म हो गया, ये इसको आइसोटोप्स बोल सकते हैं, न्यूक्लियर आइसोटोप्स बोल सकते हैं, समझे बात है जी, या न्यूक्लियर आइसोमर्स बोल सकते हैं, इसको सबसे बेहतर रहेगा न्यूक्लियर आइसोमर्स बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी को भी? चलिए अब जरा देखिए सब लोग ध्यान से जी, है ना। तो ये समझ में आता गया आपका जी, ये इलेक्ट्रॉप्स निकलेगा, ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियर आइसोमर्स कहलाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस के स्पिन की वजह से क्या होगा जी, ये आपको आइसोमर्स डेवलप हुआ है, समझे ना। चलिए आगे प्रोसीड हम लोग करते हैं जी। हम नेक्स्ट देखिए जी, आपका पॉइंट्स बताए थे ना, स्टेबिलिटी का जिक्र करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन इज एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पारा हाइड्रोजन। ऑर्डिनरी जो आपको हाइड्रोजन का सैंपल मिलता है उसमें ऑर्थो मॉलिक्यूल मीन्स ऑर्थो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और पारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दोनों तरीके का मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। आ रही बात समझ जी, जैसे मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल मिलता है आपको, तो उसमें क्या होगा, कुछ जो पोर्शन होगा वो क्या रहेगा आपका जी, ऑर्थो फॉर्म रहेगा, कुछ पोर्शन क्या रहेगा, पारा फॉर्म रहेगा। कोई दिक्कत किसी को भी जी, है ना। अब चलिए, लेकिन क्या होता है ना, उसका परसेंटेज अलग अलग हो सकता है। अब जिसका क्या होगा स्टेबिलिटी ज़्यादा, वो उस हिसाब से मिलेगा जी, है ना। तो देखिए ध्यान से सब लोग जी, द सिमेट्रिकल पारा फॉर्म, सिमेट्रिकल पारा फॉर्म, सिमेट्रिकल क्यों बोले जी, अब ऐसे करके लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, दोनों आपका क्या होगा जी, आपका इक्वली डिवाइड हो जाएगा जी, नहीं जी। अरे ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा आपका जी, दोनों का देख रहे हैं ना आपका जी, एक ऐसे एक ऐसे, समझे ना। तो कहने का सेंस क्या आपका जी, इसको बोल देंगे सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल पारा फॉर्म का क्या होता है ना, एनर्जी बहुत कम होता है, और जिस सिस्टम का एनर्जी कम होता है उसका स्टेबिलिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। कोई दिक्कत है किसी को जी। तो सिमेट्रिकल पारा फॉर्म जो है ना, सिमेट्रिकल पारा फॉर्म जो हो गया आपका जी, है ना, उसका क्या होगा, एनर्जी क्या होता है, लोअर होता है। तो लोअर, तो देख सकते हैं आपका सिमेट्रिकल पारा फॉर्म हैज अ लोअर एनर्जी देन ऑर्थो फॉर्म। ऑर्थो फॉर्म के कंपैरिजन में पारा फॉर्म के पास क्या होता है आपका जी, लोअर एनर्जी होता है। तो किसी भी सिस्टम का एनर्जी लोअर होगा मतलब उसका क्या होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, समझे बात ना जी, है ना। तो पारा फॉर्म का क्या होता है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा आपका जी, एनर्जी बढ़ेगा। किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ता है, इसका मतलब पारा फॉर्म का एग्जिस्टेंस क्या होगा, घटने लगेगा, और ऑर्थो फॉर्म का एग्जिस्टेंस क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि लोअर टेम्परेचर की बात करेंगे, एकदम कम टेम्परेचर की बात करेंगे, तो टेम्परेचर कम होगा तो सिस्टम का एनर्जी कम होगा जी का, है कि नहीं जी। टेम्परेचर कम होगा तो किसी भी सिस्टम का एनर्जी कम होगा, जिस सिस्टम का एनर्जी कम होगा उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। अभी जस्ट हम लोग देखें कि आपका जी कि पारा फॉर्म और ऑर्थो फॉर्म दोनों में एनर्जी का बात करेंगे तो पारा फॉर्म के पास क्या होता है, एनर्जी कम होता है, और ऑर्थो फॉर्म के पास क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा होता है। इसका मतलब लोअर टेम्परेचर पे किसका एनर्जी कम मिलेगा आपका जी, पारा फॉर्म का, मतलब पारा फॉर्म का स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगा। पारा फॉर्म का एनर्जी कम है, मैं इसका लोअर टेम्परेचर वही मिलेगा जी, है ना। तो लोअर टेम्परेचर पे क्या होगा आपका जी, पारा फॉर्म का आपका परसेंटेज ज़्यादा मिलेगा और ऑर्थो फॉर्म का परसेंटेज क्या होगा, कम मिलेगा। अब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो पारा फॉर्म का घटता जाएगा परसेंटेज और ऑर्थो फॉर्म का बढ़ता जाएगा परसेंटेज। तो देख सकते हैं, सो दैट इंक्रीजिंग टेम्परेचर फेवर्स द कन्वर्सन ऑफ पारा फॉर्म टू ऑर्थो फॉर्म, है ना। टेम्परेचर बढ़ेगा तो पारा फॉर्म से कन्वर्सन किस में होगा आपका जी, ऑर्थो फॉर्म में होगा। कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आपका कन्वर्सन बड़ा तेजी से होगा,
बहुत स्लो होता है कन्वर्सन, बहुत स्लो, समझे बात ना जी। पारा फॉर्म का कन्वर्सन ऑर्थो में या फिर ऑर्थो का कन्वर्सन पारा में जो होता है ना, बहुत ही स्लो होता है, समझे बात ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका जी नियर एब्सोल्यूट जीरो। अब मीन्स क्या, 0 केल्विन टेम्परेचर पे, तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे आप बोल सकते हैं कि 100% फॉर्म क्या रहेगा आपका जी, पारा फॉर्म ही रहेगा, समझे ना जी। ऑर्थो फॉर्म का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, क्योंकि पारा फॉर्म का एनर्जी आपका क्या जी, कम है, तो जो कम एनर्जी वाला है वही ना कम एनर्जी पे एग्जिस्ट करेगा जी, है कि नहीं। अब जैसे पोलर बियर रहने वाला है कितने टेम्परेचर पे, तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब उसको उठा के ले आएंगे यहाँ पे जी +40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या सर्वाइव करेगा, क्या नहीं करेगा जी। वो कम टेम्परेचर पर रहने वाला आपका क्या है, जीव है, मीन्स क्या, कम एनर्जी वाले स्टेट में रहने वाला जीव है। तो वही चीज़ है कि जो कम एनर्जी स्टेट में रहने वाला आपको मॉलिक्यूल्स है, तो वो क्या रहेगा, मिनिमम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो पारा फॉर्म क्या आपका जी, कम एनर्जी वाला था, तो उसको कम एनर्जी वाला, कम टेम्परेचर वाला रीजन चाहिए था जी। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका परसेंटेज घटने लगेगा, समझे बात में जी। अब नेक्स्ट देखिएगा जी को, तो अगर आपको 0 केल्विन टेम्परेचर रहेगा तो आपको पारा फॉर्म कंप्लीटली रहेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे कि मान लीजिए 210 केल्विन से ऊपर रहा टेम्परेचर, तो ऐसे में ऑर्थो फॉर्म का जो आपको संख्या हो जाएगा वो 3 हो जाएगा और उसका 1 हो जाएगा। मतलब क्या, चार अगर मॉलिक्यूल को उठाते हैं तो 3 मॉलिक्यूल क्या मिलेगा, ऑर्थो मिलेगा, और 1 मॉलिक्यूल क्या मिलेगा, पारा मिलेगा। कब जी, जब 210 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर आगे बढ़ेंगे। तो रूम टेम्परेचर पर भी क्या होता है आपका जी, 3:1 के रूप में एग्जिस्ट करता है। मीन्स 3 मॉलिक्यूल क्या रहेगा आपका जी, ऑर्थो करेगा, 1 रहेगा पारा करेगा। अरे बात सुना रहे जी, मीन्स 100 मॉलिक्यूल उठाते हैं तो 75% कौन मिलेगा आपको जी, तो 75% मिलेगा ऑर्थो वाला। कब जी, रूम टेम्परेचर पर, या 210 केल्विन से ऊपर जितना भी टेम्परेचर पे जाएंगे उस पर, है ना। तो 75% कौन मिलेगा, ऑर्थो मिलेगा, और 25% कौन मिलेगा आपका जी, पारा मिलेगा। कोई दिक्कत है किसी को भी, ठीक है ना। जिस टेम्परेचर पर एयर लिक्विफाई होता है, काफ़ी मिनिमम टेम्परेचर रहेगा वो, तो उस केस में 1:1 का रेशियो रहता है उसका, ऑर्थो का और पारा का, ठीक है। कोई दिक्कत है जी। इन सब बातों का जिक्र हम लोग कल के क्लास में कर चुके थे, ठीक है ना। एक ग्राफिकल आपको रिप्रेजेंटेशन ही बता दिए थे कि ये देख सकते हैं टेम्परेचर है, इधर क्या आपका जी परसेंटेज ऑफ ऑर्थो फॉर्म है। आपको जस्ट बताया भी ना कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे ऑर्थो फॉर्म का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो देख सकते हैं टेम्परेचर आपका 0 केल्विन है, तो 0 केल्विन पे परसेंटेज ऑफ ऑर्थो फॉर्म क्या है, 0 है। अरे ग्राफ नीचे ही जी का, टेम्परेचर बढ़ाएं तो आपको क्या जी, ऑर्थो फॉर्म का परसेंटेज बढ़ा, और बढ़ाएं बढ़ा, और बढ़ाएं बढ़ा, बढ़ते बढ़ते क्या आपका जी 75% पे जाके फिक्स हो गया, ये सैचुरेट कर गया। कोई दिक्कत है जी, सैचुरेट कर गया मतलब क्या, कि अब इसका ग्राफ ऊपर नहीं बढ़ रहा है, इसका ग्राफ ऊपर नहीं घट रहा है, फिक्स हो गया इसका ग्राफ जी। मतलब टेम्परेचर आगे बढ़ाते जाएंगे फिर भी क्या होगा आपका जी, आपको परसेंटेज में कोई अंतर नहीं आएगा। 75% ऑर्थो और 25% पारा रहेगा। कोई दिक्कत है, यहाँ तक हम लोग कल के क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे। अब इससे आगे प्रोसीड करते हैं। आप ध्यान से सब लोग देखिएगा, जिस तरीके से हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, उसी तरीके से यहाँ न्यूक्लियस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, समझे बात ना जी, है ना। चलिए अब देखिए सब लोग ध्यान से, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ अ प्रोटॉन इज 1/2। जैसे कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर जो लेते थे वो क्या लेते थे, एस का वैल्यू जी 1/2 लेते थे। याद है कि नहीं जी, स्पिन क्वांटम नंबर याद है ना जी। क्वांटम नंबर 4 तरीके का, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर लास्ट में। तो एस से रिप्रेजेंट करते थे, +1/2 -1/2 लिया करते थे। यहाँ देख सकते हैं आपका जी, तो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर जो होगा प्रोटॉन का वो क्या होगा, 1/2 होगा। कोई दिक्कत है किसी को भी। तो ऑर्थो फॉर्म में क्या था, दोनों का सेम रोटेशन था ना जी का, दोनों का सेम डायरेक्शन रोटेशन था। मतलब दोनों के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट जो प्रोड्यूस होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा। अरे कोई दिक्कत है किसी को भी जी। थोड़ा सा फिजिक्स से हम रिलेट करते हैं, देखिएगा सब लोग ध्यान से। देखिएगा ये क्या है, मान लीजिए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, समझे ना। अब इसमें ना करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है करंट, है ना। तो आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे मैक्सवेल्स का राइट हैंड थंब रूल। तो मैक्सवेल्स का राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो ये क्या होगा आपका जी, ये हमारा 4 कर्व फिंगर जो है किसके डायरेक्शन में होगा आपका जी, तो किसके डायरेक्शन में होगा, तो करंट के डायरेक्शन में होगा। थंब के डायरेक्शन में कौन होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो देखिए इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा, या फिर आप इसको मैग्नेटिक मोमेंट भी आपको बोल सकते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट, कोई दिक्कत है किसी को जी, है ना। अब एक और आप ले लीजिए कॉइल, एक और ले लीजिए कॉइल, जिसमें क्या है आपका जी, करंट का डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल सेम है, जैसा इसमें वैसा ही इसमें। इसके द्वारा भी प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू, वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। कोई दिक्कत है किसी को। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ऑर्थो फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, तो ऑर्थो फॉर्म में 2 न्यूक्लियस, दोनों का न्यूक्लियस का आपका रोटेशन क्या है, सेम है कि नहीं जी। दोनों का न्यूक्लियस का आपका रोटेशन क्या है, सेम है। अब ये ऐसे ऐसे घूम रहा है आपका जी, तो एक आपको क्या करंट कैरिंग कॉइल प्रोड्यूस कर रहा है, और उस करंट कैरिंग कॉइल में करंट कैसा है आपका जी, ऐसा है। पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट जो होता है ना वही आपका होता है। अरे जो पॉजिटिव चार्ज का जैसे जैसे मूव करता है वही करंट का डायरेक्शन भी होता है। तो इसके कारण करंट जो थ्रेड होगा वो उसका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा हो जाएगा।
इसके कारण भी करंट क्रिएट होगा, उसका डायरेक्शन कैसा होगा आपका जी, ऐसा हो जाएगा। अरे होगा ना जी। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट जो जनरेट होगा तो ऐसे होगा, इसकी वजह से भी ऐसे होगा। तो मतलब बोल सकते हैं ना कि दोनों का आपको ये जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, बिल्कुल आपका क्या होगा जी, पैरेलल होगा। अरे कोई दिक्कत है किसी को भी जी, है ना। तो इसके लिए जो हम लोग एरो का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि स्पिन क्वांटम नंबर के लिए इस्तेमाल किए थे एरो का, बताए भी थे कि एरो का कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। जो बच्चे नहीं जानते स्पिन क्वांटम नंबर, तो मेरे क्वांटम नंबर वाले लेक्चर में जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। ये अब मेरे लेक्चर का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं, नॉलेज मिलेगा वहाँ से, ठीक है ना, कि कैसे कैसे करके क्या होता है आपका जी, वो इलेक्ट्रॉन के रोटेशन के कारण क्या होता है वहाँ पे जनरेट होता है, समझे ना जी। ये डायरेक्शन, ठीक है ना, स्पिन का डायरेक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को भी जी। तो देख सकते हैं दोनों का रोटेशन एक डायरेक्शन में है, तो क्या होगा आपका जी, एक डायरेक्शन में तो क्या होगा आपका, तो वो आपको प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक मोमेंट को, सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा। चलिए अब जरा देखिएगा सब लोग ध्यान से। तो आपको डाई एटॉमिक ऑर्थोमॉलिक्यूल की बात करेंगे तो उसमें दो न्यूक्लियस, दोनों का रोटेशन एक डायरेक्शन में, इसलिए दोनों का स्पिन क्वांटम नंबर जो होगा वो क्या मिलेगा आपका जी, 1/2 + 1/2। अरे 1/2 + 1/2 ना, देख सकते हैं। अब एक प्रोटॉन के लिए क्या है 1/2 है ना जी, दोनों का रोटेशन सेम डायरेक्शन में है ना, तो इसके लिए क्या है 1/2 है एस का वैल्यू। तो इसके लिए भी क्या होगा आपका जी, क्या होगा इसके लिए भी 1/2। तो टोटल स्पिन की बात करेंगे तो क्या होगा, सम कर देंगे। अरे टोटल स्पिन की बात करेंगे तो क्या होगा, सम कर देंगे, तो क्या होगा 1/2 + 1/2 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो देख सकते हैं आपका जी, है ना। तो द रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर एस इज 1, है ना। रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो गया आपका जी, 1 हो गया। 1/2 + 1/2 1 कर देंगे, है ना। उसी तरह से देखिएगा द न्यूक्लियर स्पिन मल्टीप्लिसिटी, देखिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है ना, वहाँ भी आपको बताए थे। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो मेरे क्वांटम नंबर का लेक्चर जाकर के देख लीजिएगा, आई बटन में लगा देंगे, आप जाकर के देख लीजिएगा, समझे ना। चलिए तो देखिए आपका यहाँ पे देखिए ध्यान से जी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2σs + 1 होता है, समझे बात ना जी, 2σs + 1 होता है ना। तो यहाँ पे σs का मतलब यही हो गया जी का, अरे टोटल स्पिन, समझे बात की नहीं जी, टोटल स्पिन। तो टोटल स्पिन का वैल्यू कितना आया, 1 आया, यहाँ पे 1 कितना निकल के आया आपका जी, 3। तो दो आपका न्यूक्लियस का रोटेशन सेम डायरेक्शन में, तो इस कारण से स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो आया वो कितना निकल के आएगा आपका जी, 2s + 1 है, मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा आपका जी, इज 3। कोई दिक्कत है किसी को भी, है ना। दैट इज द स्टेट हैज अ ट्रिपली डीजेनरेसी, मतलब अब आपका क्या हुआ आपका जी, ये ट्रिपली डीजेनरेसी हो गया। स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है ना बताता है आपका जी कि कितना डबली डीजेनरेट है, ट्रिपली डीजेनरेट है ना, इस तरह से बताता है। अब 3 आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी में ट्रिपली डीजेनरेसी हो गया। अब इसको जरा समझना है कैसे कैसे। अब जैसे मान लीजिए इसके पास क्या आपका जी, 2 न्यूक्लियस है ना, 2 न्यूक्लियस है। अब जैसे मान लीजिए किसी भी तरीके से, जैसे मान लीजिए हम ना क्या किए ना कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ना इस प्रकार सप्लाई कर दिए, एकदम सब लोग को ध्यान से सुनना है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या किया आपका जी, इस प्रकार सप्लाई कर दिए, बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में। अब जो हमारे पास जो ऑर्थो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, जैसा कि ये दिखाए हैं, है ना, तो इसके दोनों न्यूक्लियस के मूवमेंट के कारण, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, समझे ना, क्योंकि ये थोड़ा सा ना क्वांटम नंबर को रिलेट कर रहा है। जो बच्चे क्वांटम नंबर से मेरे से पढ़ रहे होंगे उनको समझ में आएगा, जो नहीं पढ़ रहे होंगे तो उनको पढ़ने की ज़रूरत है, तो जाकर देख लीजिएगा लेक्चर्स को, ठीक है ना। बाकी नोट्स वगैरह रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग भी जी, ताकि समझ में आएगा। यहाँ देखिए दीजिए हमारे पास क्या ऑर्थो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, क्या जानते हैं इसके बारे में जी, इलेक्ट्रॉन को छोड़िए न्यूक्लियस को पकड़ते हैं, समझे ना। न्यूक्लियस दोनों का रोटेशन क्या आपका जी, सेम डायरेक्शन। अरे सेम डायरेक्शन रोटेट कर रहा है, कोई दिक्कत है किसी को भी। तो दोनों न्यूक्लियस का रोटेशन क्या आपका जी, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है। तो अब देखिए आपको क्या बताएं कि जब सेम डायरेक्शन में है तो उसके कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट जो जनरेट करेगा, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट याद होगा आप लोग को जी, पढ़ा रखे हैं मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो जनरेट करेगा, है ना, तो उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, समझे बात ना जी, है ना। एक डायरेक्शन में क्या करेगा आपका जी, जनरेट करेगा। अगर अपोजिट होता तो अपोजिट में करता। तो अब देखिए ध्यान से, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये है। अब मान लेते हैं दोनों आपको न्यूक्लियस को रोटेशन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है, तो दोनों के कारण क्या होगा, 3 केसेस ले सकते हैं आप। तो केस को थोड़ा सा हम अलग कलर से ले लेते हैं, 3 केसेस ले सकते हैं। हो सकता है वो आपको दोनों न्यूक्लियस के रोटेशन की वजह से क्या हुआ आपका जी, दोनों मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन हुआ वो क्या हुआ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के क्या आपका जी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के क्या आपका सेम डायरेक्शन में हो गया। एक ऐसा केस हो सकता है कि नहीं जी।
दूसरा केस हो सकता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक इस डायरेक्शन में है तो बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा आपका जी, आपका होगा, ऐसा हो सकता है। और तीसरा पॉसिबिलिटी ये होगा आपका जी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक डायरेक्शन ये है तो इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा आपका जी, जनरेट होगा, ऐसा हो सकता है। कोई दिक्कत है? इसीलिए तो बोलते हैं ट्रिपली डिजनरेसी, है ना, इसीलिए क्या उसको बोलते हैं जी, ट्रिपली डिजनरेसी, है ना। मतलब आपको 3 तरीके का क्या होगा आपका जी, न्यूक्लियस को अगर प्रोड्यूस किया जाएगा आपका जी मैग्नेटिक मोमेंट, वो 3 तरीके का क्या होगा आपका जी, केसेस देखने को मिल सकता है ना। कोई दिक्कत है जी? याद होगा डी जनरेट ऑर्बिटल जब बताए थे, है ना, तो वहां पे बताए थे कि कैसे डी ऑर्बिटल्स का 5-5 आपका क्या होता है, डी जनरेसी होता है, याद होगा सब लोगों को। और प्रत्येक के करस्पॉन्डिंग में क्या किए थे हम लोग जी, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू भी निकाल के दिखाए थे, समझे बात ना जी, है ना। तो ये क्या हुआ, ट्रिपली डिजनरेसी हुआ, मतलब क्या आपका जी दोनों न्यूक्लियस के स्पिनिंग की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में एक हो सकता है, मे बी ऐसा पॉसिबिलिटी है, या हो सकता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो सकता है, या फिर अपोजिट हो सकता है। कोई दिक्कत है किसी को भी, है ना। तो इस तरीके से क्या आपका जी यहाँ पे ट्रिपली डीजनरेसी में ट्रिपलेट डीजनरेसी आपको क्या होगा, दिखाएगा, है ना। कोई दिक्कत है किसी को? बट फॉर पारा, अब पारा के लिए बात करते हैं तो पारा के लिए क्या था आपका जी, तो पारा फॉर्म के लिए बात अगर करेंगे जी हम लोग जी, तो ये क्या है आपका, ये देखिएगा जी, एक का रोटेशन अगर ऐसे है तो दूसरे का रोटेशन क्या होगा, ऐसे होगा, दोनों अपोजिट में। अगर इसके लिए लेते हैं एस का वैल्यू कितना, +1/2, तो इसके लिए लेना पड़ेगा कितना जी, -1/2। तो टोटल स्पिन कितना हो जाएगा बच्चे, तो टोटल स्पिन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी की अगर बात कर लेंगे तो क्या निकल के आएगा जी, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जी स्पिन मल्टीप्लिसिटी बात करेंगे तो 2s का वैल्यू कितना है, अरे कितना है जी, 0 है ना, अब +1। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करेंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 2s + 1 मतलब कितना आपका जी, 0 + 1 मीन्स क्या, 0, सिंगली डिजनरेट, है ना। तो इसके लिए आपको जो मिलेगा आपका जी, वो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन मिलेगा, वो किस रूप में मिलेगा डायरेक्शन जी, तो एक का क्या रहेगा, अगर ये प्लस वाला है, एक का रहेगा इसके लिए अपवर्ड रहेगा, तो दूसरे के लिए क्या मिलेगा आपको जी, तो दूसरे के लिए जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, डाउनवर्ड मिलेगा। अरे दोनों के लिए क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन अलग रहेगा, एक का क्या रहेगा, अपवर्ड रहेगा, तो दूसरे का क्या रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा नहीं बहुत कॉन्सेप्चुअल है, समझे ना, इसलिए हो सकता है थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, कोई बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, समझे ना, ये भी क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को भी, आपको जो बताए हैं उसको फॉलो करिए, समझे ना, क्या बताए हैं तो जाकर के क्वांटम नंबर का लेक्चर देख लीजिएगा, समझे ना बात। कोई दिक्कत है जी, तो इसके वजह से क्या होगा, अपवर्ड स्पिन, इसके वजह से क्या होगा, डाउनवर्ड स्पिन, तो आपको क्या होगा जी, इस तरह से आपको मिलेगा, इसलिए तो है टोटल स्पिन कितना, 0। कोई दिक्कत किसी को भी जी, और जैसे इलेक्ट्रॉन के केस में होता था वैसे ही आपका यहाँ पे हो गया, कोई दिक्कत है रोशनी, ठीक है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं, अब ना थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं आगे, जो बातें बताए हैं वही बात आपका आगे मिलेगा। देख सकते हैं रिजल्टेंट स्पिन के बारे में दे रखा है 1/2 1/2 1, और इसके लिए पारा के लिए क्या 1/2, और यहाँ पे -1/2 0। स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिए देख सकते हैं इसका 3 है, इसका कितना आपका जी 1 है, समझे ना। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक्स यहाँ मिल सकता है नोट्स में, समझे ना। अ ट्रिपलेट डिजनरेसी मीन्स 2 न्यूक्लियर स्पिन कैन हैव 3 ओरिएंटेशंस, बताए थे ना आपको जी, ट्रिपलेट डिजनरेसी का मतलब 3 ओरिएंटेशंस मीन्स दोनों न्यूक्लियस के मूवमेंट की वजह से 3 तरीके का मैग्नेटिक मोमेंट आपको देखने को मिल सकता है। बोथ स्पिन अलोंग द फील्ड, अब फील्ड का डायरेक्शन होगा तो अपवर्ड हो गया आपका जी, है ना। बोथ स्पिन अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन, हो सकता है दूसरा अपोजिट बताए थे ना जी, बोथ एट राइट एंगल्स टू द फील्ड डायरेक्शन। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसा था तो ये क्या मिल रहा है आपका जी, ऐसे मिल रहा है ना, राइट एंगल, ठीक है ना जी। तो ms का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, इसके लिए आपको +1, इसके लिए -1, इसके लिए 0 हो सकता है। अरे कोई दिक्कत है, इसके लिए क्या मिलेगा, +1, इसके लिए क्या -1, इसके लिए क्या आपका 0। ये क्या है, मैग्नेटिक आपका क्या है, क्वांटम नंबर्स का वैल्यू दे रखा है। कोई दिक्कत किसी को जी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ सिंगलेट डीजनरेसी मींस 2 स्पिन आर अपोजिट टू ईच अदर। सिंगलेट डीजनरेसी अभी जस्ट बताया ना जी, इसके पास क्या होगा, सिंगलेट होगा, और इसके पास क्या होगा, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका, बिल्कुल अपोजिट में होता है। तो जो बच्चे लेक्चर के जरिए देख रहे होंगे, है ना, वो इस नोट्स में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये थोड़ा सा नोट्स में मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है ये, समझे ना। तो क्या होगा, अ सिंगलेट डीजनरेसी मींस 2 स्पिन्स आर अपोजिट टू ईच अदर। तो एक का स्पिन अगर ऊपर होगा तो दूसरे का स्पिन क्या होगा आपका जी, नीचे होगा, डाउन होगा, दैट इज s = 0। तो ms = भी 0 यहाँ पे हो जाएगा, s 0 तो ms = भी 0। देयरफॉर ऑर्थो हाइड्रोजन इज 3 times मच एज पारा हाइड्रोजन।
ऑर्थो के पास 3 आपका क्या हुआ डिजेनरेसी होगा, इसके पास 1 ही हुआ, कोई दिक्कत है जी, इसलिए 3 गुना हो गया। ट्रिपलेट सिंगलेट ट्रांजिशन, ठीक है ना, ट्रिपलेट सिंगलेट ट्रांजिशन इज फॉरबिडन। फॉरबिडन में समझते हैं क्या? फॉरबिडन का नहीं भूलना नहीं, वो तो फॉरगेटन होता है, समझे ना। फॉरबिडन का मतलब होता है आपका जी, बोल सकते हैं बहुत हार्ड, समझे ना, बहुत हार्ड या बहुत बोल सकते हैं जी मना एकदम पूरा बिल्कुल भी। मतलब सिंगलेट मतलब ट्रिपलेट सिंगलेट ट्रांजिशन, ये ट्रिपलेट सिंगलेट क्या है आपका जी समझिए। ट्रिपलेट का मतलब हम लोग क्या समझेंगे, ऑर्थो हाइड्रोजन। सिंगलेट का मतलब क्या समझेंगे जी, पारा हाइड्रोजन। आप लोग को याद होगा बताए थे ना अभी कुछ देर पहले कि ऑर्थो का पारा में पारा का ऑर्थो में कन्वर्सन, ऑर्थो का पारा में कन्वर्सन टेम्परेचर घटाने बढ़ाने से हो सकता है। अरे कोई दिक्कत है जी, ऑर्थो का पारा में पारा को ऑर्थो में कन्वर्सन क्या होगा, टेम्परेचर को घटाने बढ़ाने से हो सकता है। तो टेम्परेचर को घटाने बढ़ाने से होगा, लेकिन बताए थे ना जी कि ये जो है ना कन्वर्सन उतना फास्ट नहीं होगा, उतना आसान नहीं होता है, इसलिए क्या लिखा हुआ फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब क्या आपका जी, ये नॉट ईजी, बहुत ईजी नहीं है, बहुत आसान नहीं है ना, ये क्या होगा आपका जी बहुत डिफिकल्ट होगा। एंड इज नॉर्मली स्लो, और इसलिए क्या होगा आपका जी, ये चूंकि डिफिकल्ट होता है इसलिए क्या होगा स्लोली आपका क्या होगा जी आपको कन्वर्सन होगा। ठीक है, हाथ हटा लीजिए, नींद आ जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को भी? ट्रिपलेट सिंगलेट का ट्रांजिशन एक दूसरे में क्या होगा आपका जी आसान नहीं होता है, समझे ना, ये नॉर्मली क्या होगा स्लो होगा। कोई दिक्कत है किसी को भी? चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका जी, द ऑर्थो टू पारा हाइड्रोजन कन्वर्सन हाउएवर इज कैटलाइज्ड बाय चारकोल। अब कन्वर्ट अगर करना होगा तो उसको कैटलाइज कर सकते हैं, मतलब उसको फास्टर कर सकते हैं जी, किसके प्रेजेंस में? चारकोल एंड पारामैग्नेटिक स्पीसीज विच हेल्प इन ब्रेकिंग एंड वीकनिंग द कोवलेंट बॉन्ड और परमिटिंग मैग्नेटिक परटर्बेशन। सुटेबल कैटलिस्ट आर, मतलब इन सब कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं जी, ऑर्थो को पारा में, पारा को ऑर्थो में कन्वर्सन वगैरह कर सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी को भी जी, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, सिंस बोथ द पारा एंड ऑर्थो हाइड्रोजन पोसेसेस द सेम कोवलेंट बॉन्डिंग देयर केमिकल बिहेवियर्स आर सेम। ये पहले भी जिक्र कर रखे हैं कि केमिकल बॉन्डिंग में कोई अंतर नहीं रहता है, इसलिए केमिकल बिहेवियर क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है ना जी, है ना। फिर देख सकते हैं देयर एग्जिस्ट स्लाइट वेरिएशन ओनली इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी में थोड़ा बहुत का अंतर देखने को मिल सकता है। ठीक है ना जी, चलिए तो अब ये तो देख लीजिए ऑर्डिनरी हाइड्रोजन में। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन में क्या, प्रोटियम में देख लीजिए। अब ना थोड़ा सा ड्यूटेरियम में देख लेते हैं और ट्राइटियम में देख लेते हैं, समझे ना। ड्यूटेरियम ट्राइटियम दोनों में देख लेते हैं कि किस प्रकार से होता है। देखिएगा, मॉलिक्यूलर ड्यूटेरियम इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स, ऑर्थो एंड पारा हाइड्रोजन। ड्यूटेरियम की बात करें, जैसे ट्राइटियम का हम लोग बात कर रखे हैं जी, ट्राइटियम के बारे में बात कर, सॉरी ट्राइटियम नहीं, प्रोटियम के बारे में बात कर रखे हैं जस्ट किए कि नहीं जी। अभी जो जिक्र कर रहे थे वो क्या था, प्रोटियम का ही था, हाइड्रोजन का, समझे ना। हाइड्रोजन या फिर सिंपली प्रोटियम बोल सकते हैं उसको। तो प्रोटियम का चर्चा किए थे, तो उसमें भी आपको ऑर्डिनरी सैंपल लेते हैं जी प्रोटियम का, तो आपको क्या मिलेगा, ऑर्थो का और पारा का दोनों का मिलेगा जी। उसी तरीके से क्या हुआ, ड्यूटेरियम का अगर सैंपल लेते हैं तो उसमें भी मिलेगा क्या जी, ऑर्थो एंड पारा का कॉम्बिनेशन, समझे ना। तो क्या होगा आपका जी, देखिएगा सब लोग ध्यान से, है ना। ऑर्थो एंड पारा पार्ट्स, वन पार्ट, यहाँ देख सकते हैं आपका जी क्या बोला गया आपका जी, मॉलिक्यूलर ड्यूटेरियम इज कंपोज ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ ऑर्थो एंड 1 पार्ट ऑफ पारा फॉर्म एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। में रूम टेम्परेचर वगैरह पे क्या मिलेगा आपका जी, 2:1 के रूप में एग्जिस्ट करेगा। ऑर्थो का 2 और पारा का कितना, 1। उसमें क्या था आपका जी, प्रोटियम वाले केस में क्या था, तो 3 था किसका जिप का, 3 था ऑर्थो का और आपका 1 था क्या, पारा का। यहाँ पे क्या है, 2 आपको 2:1 मिलेगा, समझे ना। ड्यूटेरियम न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ 1 प्रोटॉन। ड्यूटेरियम का जानते हैं कि एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है, तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है, तो एग्जिस्टेंस तो 3:1 था वहाँ पे, यहाँ पे तो 2:1 होगा ही जिप का, मतलब डिफरेंसेस तो देखने को मिलेगा ही, समझे ना, है ना। तो बोल सकते हैं आपका जी यहाँ पे, ये बात तो समझ आ गई जी। एट 0 केल्विन इट इज ऑल ऑर्थो ड्यूटेरियम, वाइल एबव 170 केल्विन एंड इक्विलिब्रियम अटेन्ड बिटवीन 33% पारा एंड 67% ऑर्थो ड्यूटेरियम। यहाँ देख लीजिए जी, आपको 0 केल्विन टेम्परेचर पर क्या मिलेगा आपका जी, तो आपको पूरा का पूरा कंप्लीटली ऑर्थो मिलेगा। उल्टा समझ बात आ रहा है जी, वहाँ क्या था, 0 केल्विन पे क्या मिल रहा था आपका जी, कंप्लीटली क्या मिल रहा था, पारा मिल रहा था, और यहाँ पे क्या मिल रहा है आपका जी, पूरी तरह से क्या मिलेगा, ऑर्थो मिलेगा, समझे बात ना जी। 170 केल्विन पे आपको एक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा, तो 33% पारा फॉर्म रहेगा, 67% क्या रहेगा, ऑर्थो फॉर्म रहेगा, समझे ना। और रूम टेम्परेचर पे क्या होगा आपका जी, तो कितना होगा आपका जी, रूम टेम्परेचर पे ना 170 पे आपका इतना है, और इससे भी है पे
मतलब 100 वहाँ क्या था 210 का आपका कंडीशन था जिप का, 210 केल्विन का कंडीशन था, 210 पे या 210 से आगे बढ़ते थे 3:1 के रूप में, और यहाँ पे 170 पे या उससे आगे बढ़ते थे 2:1 के कंडीशन में। तो ये जो 33% पारा है और आपका क्या 66% क्या है आपका जी, क्या है आपका जी ऑर्थो फॉर्म है, इसका मतलब क्या आपका जी, इसका फॉर्म क्या मिलेगा आपका 2:1 के रूप में। अरे 2:1 के रेशियो मिलेगा, 2:1 के रेशियो को कन्वर्ट करेंगे ना तो आपको 33% और 67% मिल जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को जी, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए ट्राइटियम का देख लीजिएगा। अरे समझ बात आई ना जी, ट्राइटियम का देख लीजिएगा। तो ट्राइटियम के पास क्या होगा जी, ट्राइटियम हैज न्यूक्लियस कंपोज ऑफ 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है। इट हैज अ न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर एंड इट्स बिहेवियर आर एग्जैक्टली लाइक दैट ऑफ प्रोटियम, प्रोटियम के जैसा इसका क्या होगा भाई आपको बिहेवियर रहेगा, समझे ना। एट 0 केल्विन इट इज ऑल पारा ट्राइटियम, है ना। एंड एट 100 केल्विन और एबव एंड इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन 25% पारा एंड 75% ऑर्थो। एक बार में सब कुछ को लिख देते हैं, ध्यान से सब लोग सुनिएगा। अगर हम प्रोटियम की बात करते हैं, है ना, तो 0 केल्विन पे क्या मिलेगा आपका जी, पारा का मिलेगा क्या 100%, है ना। 200 मतलब टेम्परेचर जो रहेगा आपका जी, टेम्परेचर अगर 210 केल्विन से ऊपर रहेगा तो ऐसे केस में क्या मिलेगा जी, तो ऑर्थो H2, पारा का रेशियो क्या मिलेगा तो 3:1 में। मतलब आपको इसका क्या मिलेगा आपका जी 75%, इसका क्या मिलेगा 25%। ये किसके लिए हो गया आपका जी, तो ये हो गया किसके लिए, प्रोटियम के लिए। प्रोटियम का मतलब क्या होगा आपका जी, इसके लिए, है ना, प्रोटियम के लिए। कोई दिक्कत है किसी को भी जी, है ना। चलिए मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं इसके लिए H2 के लिए। ड्यूटेरियम के लिए बात करेंगे जी हम लोग। ड्यूटेरियम के लिए बात करेंगे, जैसे D2 के लिए बात करेंगे तो क्या मिलेगा आपका जी, तो 0 केल्विन पे क्या मिलेगा, तो 0 केल्विन पे आपको 100% किसका मिलेगा आपका जी, ऑर्थो का। कोई दिक्कत है किसी को भी। और आपको क्या होगा जी, टेम्परेचर का वैल्यू जब क्या रहेगा आपको कितना था जी 170 ना, 170 केल्विन से ऊपर रहेगा तो क्या मिलेगा आपका, तो ऑर्थो का और पारा का जो रेशियो रहेगा तो क्या होगा 2:1 के रेशियो में रहेगा। कोई दिक्कत है किसी को भी, है ना, ये बातें समझ आ गई। और ट्राइटियम का क्या होगा आपका जी, ट्राइटियम की बात करेंगे तो 0 केल्विन पे क्या मिलेगा आपका, तो आपको 100% कौन मिलेगा, पारा फॉर्म मिलेगा। जैसे कि क्या आपका था, जैसे कि किससे रिलेट कर रहा था जी, प्रोटियम से। प्रोटियम में जैसे 100% पारा फॉर्म था, यहाँ भी पारा फॉर्म। और फिर आपका क्या हो जी, जब टेम्परेचर क्या रहेगा आपका 100 केल्विन से ऊपर रहेगा तो वही बात 3:1 के रूप में कौन मिलेगा, तो ऑर्थो H2 पारा। मतलब ट्राइटियम का सिमिलैरिटी किसके साथ है, प्रोटियम के साथ है। ड्यूटेरियम आपका ठीक उल्टा हो गया। कोई दिक्कत है किसी को, ट्राइटियम का सिमिलैरिटी क्या है, प्रोटियम के साथ है। टेम्परेचर कंडीशन आपको क्या होगा, अलग अलग मिला है। टेम्परेचर यहाँ पे 100 केल्विन मिला था और यहाँ पे कितना था आपका जी, तो यहाँ पे था 210 केल्विन मिला। कोई दिक्कत है, 100% क्लियर जी। ये एकदम ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, समझे ना। मेंस में कुछ पूछना है, क्या लिक्विफाइंग, तो उस पर नहीं रहेगा। अब जैसे लिक्विफाइंग टेम्परेचर की बात किए थे, मतलब सबके लिए टेम्परेचर कंडीशन अलग अलग है ना जी। जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे 100 केल्विन है तो इसके लिए 100 केल्विन पे 3:1 पे, है ना जी। अब लिक्विफाइंग टेम्परेचर की बात करेंगे तो लिक्विफाइंग टेम्परेचर एयर का कितना होता है आई डोंट नो, बट इतना है कि 100 केल्विन के आसपास में होगा। तो इससे ऊपर में ना, इससे क्या आपका जो ऊपर में, अरे 100 केल्विन से ऊपर है या इसके बराबर है ना, तो हो सकता है 100 केल्विन के क्लोज में ही आपका होगा लिक्विफाइंग टेम्परेचर और एयर का, तो उसमें 3:1 के रूप में ही आपको पाया जाएगा उसका ट्राइटियम का। समझे बात ना। उसका क्या रहेगा, इसका क्या रहेगा 1:1 के रूप में। और इसकी बात करेंगे तो इसका जरा सा देख लीजिए, सबसे पहले ये पता कर लीजिए कि एयर का लिक्विफाइंग टेम्परेचर क्या होता है, समझे ना जी। तो उस अकॉर्डिंग हम लोग सोचेंगे। अब अगर एयर का लिक्विफाइंग टेम्परेचर अगर 170 से कम रहेगा तो ऐसे कंडीशन में क्या रहेगा आपका जी 2:1 के रूप में तो नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो आपको क्या हो जी, ऑर्थो का आपको क्या रहेगा, मतलब 50% से थोड़ा ज़्यादा रहेगा आपका जी, है ना। और पारा का क्या रहेगा, थोड़ा कम रहेगा। कोई दिक्कत है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई दिक्कत जी किसी को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तीनों कंडीशन याद रखिएगा, एक जैसा कंडीशन है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट हो गया जिसका। अब यहाँ पे 3 तरीके का क्या होगा, हाइड्रोजन एटम देखने को मिलेगा। 3 तरीके का, समझे ना, 3 तरीके का हाइड्रोजन एटम। मतलब हाइड्रोजन एटम देखिए तरीके का होता है ना जी,
यहाँ पे 3 तरीके का देखने को मिलेगा। क्या क्या है आपका जी? एक है नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट का मीनिंग तो समझते हैं ना जी, नवजात, न्यूली बॉर्न जिसको बोलते हैं, जिसका जन्म अभी भी हुआ होगा। एक होता है एटॉमिक हाइड्रोजन और एक होता है ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। तो आपको 3 तरीके का हाइड्रोजन क्या होगा देखने को मिलेगा, समझे ना? कौन कौन सा आपका जी? एक नेसेंट हाइड्रोजन, एक रहेगा एटॉमिक हाइड्रोजन और लास्ट क्या रहेगा आपका जी? ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। देखिए नेसेंट हाइड्रोजन कहने का सेंस होता है क्या? कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, अगर उसमें हाइड्रोजन इवॉल्व हो रहा होगा, जैसे कि किसी एसिड से कोई मेटल रिएक्शन करता है तो वहाँ से हाइड्रोजन आपका क्या होता है? इवॉल्व होता है, हाइड्रोजन निकलता है। तो जो हाइड्रोजन निकलता है ना एटॉमिक स्टेट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? नेसेंट हाइड्रोजन। वैसे तो जनरली देखते हैं जी कि मॉलिक्यूलर स्टेट में निकलता तो एक्चुअली एटॉमिक स्टेट में ही, निकलने के बाद आपस में कंबाइन करके क्या होता है? मॉलिक्यूलर स्टेट में बन करके उड़ता है। अब जैसे कि जिंक को क्या करेंगे जी? HCl के सॉल्यूशन में डाल देंगे तो क्या बनेगा? ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस निकालेगा जी। तो हाइड्रोजन गैस जो निकालेगा तो वो किस फॉर्म में निकलता है? पहले एटॉमिक फॉर्म में निकलता है, बाद में वो आपका क्या करता है? कंबाइन करके मॉलिक्यूलर फॉर्म में निकाल करके H2 बन करके उड़ जाता है। कोई दिक्कत है किसी को भी जी? है ना? तो आपको एट द टाइम ऑफ रिएक्शन जब आपको हाइड्रोजन गैस जो निकलेगा तो किस फॉर्म में निकलता है जी? नेसेंट फॉर्म में निकलता है। इसका रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जिस कारण से खुद से ही कंबाइन करके और क्या बनाता है आपका जी? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना करके उड़ जाता है। कोई दिक्कत है? इसका लाइफ टाइम क्या होगा? बहुत कम रहेगा। इससे भी ज़्यादा रिएक्टिव जो होता है ना एटॉमिक हाइड्रोजन होता है। जो एटॉमिक हाइड्रोजन क्या होगा आपका जी? जैसे टंगस्टन का फिलामेंट वगैरह के द्वारा क्या करेंगे ना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे, उसके बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे तो आपको क्या होगा जी? एटॉमिक स्टेट में हाइड्रोजन मिलेगा जो कि हाईली एनर्जेटिक रहेगा, बहुत एनर्जेटिक रहेगा और हाईली रिएक्टिव रहेगा, समझे ना जी? और एक होता है थर्ड होता है हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। ऑक्लूडेड कहने का सेंस क्या होगा आपका जी? वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या रहेगा? मेटल के सरफेस से रहेगा चिपका हुआ। अगर कोई गैस मॉलिक्यूल्स अगर किसी मेटल के सरफेस से, है ना, या किसी सॉलिड सरफेस से चिपक जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग जी ऑक्लूजन बोलते हैं। और उससे जो गैस रहेगा चिपका उसको बोलते हैं क्या? ऑक्लूडेड गैस बोलते हैं। कोई दिक्कत है किसी को भी जी? है ना? तो आपको हाइड्रोजन गैस अगर किसी मेटल के सरफेस में चिपका हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे जी? ऑक्लूडेड हाइड्रोजन बोलेंगे। तो वहाँ पे आपका एक ऑक्लूडेड हाइड्रोजन मिलेगा जिसका रिएक्टिविटी इन दोनों कंपेरिजन में कम मिलेगा। कोई दिक्कत है जी? तो चलिए एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं, जितना भी बात बताएं सबको डिस्कस करते हैं। चलिए देखिएगा। और रिएक्टिव फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन जनरेटेड इन C2। C2 वर्ड मतलब समझिएगा ध्यान से आप लोग, C2 वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ये कई बार आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा। C2 है ना, C2 का मतलब होता है ड्यूरिंग रिएक्शन। कोई दिक्कत है किसी को भी? C2 का मीनिंग क्या होता है आपका जी? ड्यूरिंग रिएक्शन। और रिएक्टिव फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन जनरेटेड इन C2 इन द रिएक्शन मिक्सचर। अभी जैसे एग्जांपल के रूप में क्या बोला गया आपका जी? एसिड को अगर जिंक के साथ रिएक्शन करा देंगे, जैसे कि मान लीजिए Zn को H2SO4 के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो क्या बनेगा आपका जी? तो ZnSO4 बनेगा और प्लस 2 ठो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। जब भी नेसेंट हाइड्रोजन निकलेगा तो हम लोग ना उसको बिग ब्रैकेट के अंदर में ऐसे करके बंद करके दिखाएंगे। ये बताएगा क्या जिसका कि नेसेंट हाइड्रोजन है। जैसे नेसेंट बेबी पैदा लेता है तो तौलिया में लपेट के दिखाते ना, देखिए लड़का हुआ है लड़की हुआ है, ये पिताजी पे गया है, माँ पे गया है, या दादी पे गया है, नाना पे गया है। अरे बोलते कि नहीं बोलते जी, है ना, तौलिया में लपेट के। उसी तरीके से इसको तौलिया में लपेट दिया गया है। क्या समझे? ये क्या है? इसका तौलिया क्या आपका जी? स्क्वायर ब्रैकेट है। कोई दिक्कत है किसी को भी? मतलब आपको नेसेंट एटम को दिखाना होगा, चाहे नेसेंट हाइड्रोजन होगा या नेसेंट ऑक्सीजन होगा या नेसेंट कोई भी एलिमेंट होगा, न्यूली बॉन्ड जिसको बोलते हैं, तो वो क्या होगा? उसको बिग ब्रैकेट के अंदर बंद करके दिखाएंगे। कोई दिक्कत है किसी को जी? है ना? सब लोग हंस रहे हैं, सब लोग सोच रहे हैं कि हम जब जल लेंगे तो हम कैसे कैसे देख रहे होंगे सबको, है ना? चलिए नेक्स्ट देखिए जी ध्यान से। नेक्स्ट देखिएगा, नेसेंट हाइड्रोजन कैन रिड्यूस। देखिए नेसेंट हाइड्रोजन के बारे में क्या बताया? ये हाईली रिएक्टिव होता है, तो अपना नेचर तो दिखाएगा ना जी। अरे कोई दिक्कत है? अब जैसे मंकी जन्म लेता है तो मंकी तो अपना नेचर दिखाएगा ना जी। क्या मंकी मैन? ठीक है ना? तो क्या होगा कि मतलब नेसेंट हाइड्रोजन आपको क्या होगा? नया नया जन्म लिया तो अपना नेचर तुरंत दिखाना स्टार्ट कर देगा। अब ये क्या होगा? इसका हाइड्रोजन का नेचर क्या होता है आपका जी? इलेक्ट्रॉन देना किसी को भी, तो इसका नेचर, इस नेचर को क्या बोलते हैं जी? रिड्यूसिंग नेचर। तो अब ये फटाफट जो भी सामने का सबको रिड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, समझे ना? तो नेसेंट हाइड्रोजन कैन रिड्यूस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स दैट डू नॉट रेडली रिएक्ट विथ नॉर्मल हाइड्रोजन। अब जो नॉर्मल हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं कर सकता है ऑर्डिनरली, उसको भी क्या करेगा आपका जी? रिड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, है ना? जैसे ऑक्सीजन सामने में आ गया तो ऑक्सीजन को भी क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा। तो क्या करेगा ऑक्सीजन को रिड्यूस करके जी? ये नेसेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, क्या बनेगा? वाटर बनाएगा। तो जब अगर नेसेंट हाइड्रोजन मान लीजिए
आपको ऑक्सीजन से कंबाइन किया है और वाटर बनाया है जी, है ना, तो इसमें क्या होगा आपका जी, ये चार्ट आपका एटम हो गया, इसमें क्या होगा, इसके पास 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके पास कितना हुआ, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। तो इसका क्या हुआ जी, ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिडक्शन ही तो हुआ। अरे हुआ कि नहीं जी, तो कौन रिड्यूस किया जी आपका, यही ना आपका हाइड्रोजन जी, और यही हाइड्रोजन रिड्यूस करना है आपका जी। तो ये हाइड्रोजन है कौन, तो ये हाइड्रोजन है क्या, नेसेंट हाइड्रोजन, जो कि क्या कर रहा है, क्या जो कि क्या करेगा आपका जी, तो इस ऑक्सीजन को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। इसके पास जो भी आएगा सबको रिड्यूस कर देगा, कोई दिक्कत है किसी को भी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए आपका जी। तो ऑर्डिनरी क्या होगा, जो रिएक्शन नहीं करेगा आपका जी किसी एलिमेंट से, सॉरी हाइड्रोजन से जो रिएक्शन नहीं करेगा, जो एलिमेंट हुआ या कंपाउंड हुआ उसके साथ भी क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है, क्योंकि ये बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। इफ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन इज पास थ्रू एसिडिफाइड KMnO4 इट डजंट गेट डिकोलोराइज्ड। ये सब लाइन से क्वेश्चन आएगा उठा करके, ध्यान से एकदम समझिएगा, इसलिए हम इसमें जानबूझ करके लाइन सब वर्ड पर के आप लोगों को सुना रहे हैं, सब लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा करके आ जाएगा। अगर ऑर्डिनरी हाइड्रोजन को मतलब H2 को अगर KMnO4 के सॉल्यूशन से पास कराते हैं ना, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई कलर में परिवर्तन नहीं होगा। अगर पर्पल कलर अगर है इसका तो पर्पल ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा इसमें। लेकिन छोटा सा एक जिंक का टुकड़ा इसमें डाल देंगे ना, और एसिड तो रहेगा, बस काम इसका शुरू हो जाएगा, समझे ना। तो बोल सकते हैं आपका जी, है ना। तो ये क्या बोले आपका जी, इफ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन इज पास थ्रू एसिडिफाइड KMnO4 जो कि पिंक कलर या पर्पल कलर का होगा, इट डजंट गेट डिकोलोराइज्ड। हाउएवर इफ जिंक पीसेज आर एडेड टू द सेम सॉल्यूशन, है ना, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन राइजेज अप थ्रू द सॉल्यूशन एंड द कलर ऑफ द, है ना, कलर इज डिस्चार्ज ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ KMnO4 बाय नेसेंट हाइड्रोजन। मतलब क्या हुआ आपका जी, कि ऑर्डिनरी हाइड्रोजन को इसमें मिलाए ना तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही जिंक का टुकड़ा मिला दिए तो इससे क्या हुआ आपका जी, तो जिंक का टुकड़ा मिलाते ही जिंक का टुकड़ा गया और एसिडिफाइड KMnO4 था ना जी, पहले से उसमें क्या होगा, एसिड होगा, उसके साथ कंबाइन किया होगा, है ना, उसके साथ क्या होगा आपका जी, कंबाइन किया होगा। तो कंबाइन किया होगा तो क्या बना होगा आपका जी, ZnSO4 बना होगा और प्लस नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज किया होगा। अब ये बेचारा KMnO4 है ना जी, तो KMnO4 का सिर्फ और सिर्फ आयनिक पार्ट को ले लेते हैं MnO4 माइनस, अरे K+ को हटा देते हैं, है ना। तो अब ये क्या होगा, एसिडिक मीडियम था जी इसका, और ये 5 नेसेंट हाइड्रोजन से कंबाइन करके और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में जी, Mn2+ में और H2O में। कोई दिक्कत है किसी को? 5 क्या करेगा आपका जी, नेसेंट हाइड्रोजन से कंबाइन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका जी, Mn2+ में। इसका कलर होता है आपका जी पर्पल, बहुत सारे बुक पिंक भी लिख देता है, और इसका कलर क्या होगा, कलरलेस हो जाएगा। तो कलरलेस जो हुआ वो किसके कारण हुआ आपका जी, किसको डालने के कारण हुआ आपका जी, तो जिंक को डालने के कारण हुआ। जिंक क्या किया आपका जी, तो जिंक जो है ना एसिड से रिएक्शन करके और नेसेंट हाइड्रोजन को रिलीज किया है। अब वही नेसेंट हाइड्रोजन क्या हुआ आपका जी, MnO4- से कंबाइन करके, मतलब आप बोल सकते हो ओवरऑल MnO4- को रिड्यूस कर दिया किस में, जबकि Mn2+ को रिड्यूस कर दिया, और इसको रिड्यूस कर दिया तो जिस कारण से इसका कलर ही क्या हुआ, चेंज हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? आइए एकदम 100% बात सुनिए जी, बोलिए। किसको, H2SO4 यहाँ देखिए क्या होता है, समझिए ध्यान से। यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम दिखाते हैं, देखिए सब लोग ध्यान से। ये H2SO4 में क्या होता है ना, इस प्रकार से होता है आपका जुड़ा हुआ, ऐसे रहता जुड़ा हुआ, है ना, ठीक है। अब जिंक जो है ना, जिंक क्या करता है आपका जी, जिंक जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका जी, Zn2+। अब यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिलीज होता है, किस फॉर्म में रिलीज होगा आपका यहाँ से जी, तो अपन एसिडिक नेचर तो शो करेगा H+ के रूप में, और ये भी शो करेगा किसके रूप में, H+ के रूप में। अब ये बेचारा क्या करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को उठाएगा, और ये इसमें से क्या करेगा, ये जो है ना इसको इलेक्ट्रॉन को उठाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका जी, एटॉमिक हाइड्रोजन बन जाएगा ना। आगे बात समझिए, ऐसे ही तो आपका क्या होता है जी, रिएक्शन के दरमियान में प्रिपरेशन होता है नेसेंट हाइड्रोजन का। आइए बात समझिए, इनका क्वेश्चन समझे ना जी, क्या था कि जिंक कैसे आपका H2SO4 से रिएक्शन करने के बाद नेसेंट हाइड्रोजन मतलब प्रोड्यूस करता है। तो आसान था, एसिड का काम होता है H+ देना, जिंक का काम क्या रहेगा आपका जी, 2 इलेक्ट्रॉन देना। तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये कैप्चर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये कैप्चर करेगा, बन जाएगा क्या, नेसेंट हाइड्रोजन के रूप में, है ना। कोई दिक्कत है किसी को भी? तो बस इस तरीके से क्या होता है, रिएक्शन होता है। अब आगे प्रोसीड करते हैं, देखिए नेक्स्ट उसका रिएक्शन देखिए दे रखा है।
जिंक जो है डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो जनरल SO4 बनाएगा, 2 नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, और वो नेसेंट हाइड्रोजन क्या होगा आपका जी, काम आ जाएगा किसके, MnO4 से ऑक्सीजन को निकालने में। कन्वर्ट कर दिया इसको, पर्पल कलर से कलरलेस में कन्वर्ट कर दिया। कोई दिक्कत है किसी को भी? एकदम 100% बात समझ लीजिए, है ना। ठीक है, तो बस नेसेंट हाइड्रोजन तक रहने देते हैं, इसके बाद हम लोग एटॉमिक हाइड्रोजन का चर्चा क्या करेंगे, कल के क्लास में करेंगे। कोई दिक्कत है? ठीक है।